नमस्कार साथियों, मैं कपिल परशुराम साधनगर न्यूज़ से। इस वक्त हूँ मैं सोम बाज़ार वाली गली जो कि मधु विहार में पड़ती है, राजापुरी। और मेरे साथ ये बैठे हुए हैं नितिन उपाध्याय जी जो एडवोकेट है। तो अभी कुछ इन वकीलों को लेकर, कुछ कानूनों को लेकर कुछ चल रहा था, वो इन्हीं से जानते हैं वो क्या था, और उसके बारे में फिर मैं भी कुछ अपनी राय बताऊंगा। क्योंकि ये हमारे देश का जो संविधान मेरे हाथ में है, ये सभी को अपनी राय रखने का अधिकार देता है, उनको स्वतंत्रता का अधिकार देता है, उनको मूलभूत अधिकार देता है। पहले हम नितिन उपाध्याय जी जो एडवोकेट है द्वारका कोर्ट में, उनसे पूछते हैं वह कानून क्या थे, उनको लेके इन वकीलों की क्या राय थी, क्या विचारधारा थी, क्या चल रहा था। उसके बाद मैं अपनी राय दूंगा। नितिन उपाध्याय जी। हाँ जी, सबसे पहले तो मैं साधनगर न्यूज़ को और कपिल भाई को धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं इनके चैनल का खुद एक सब्सक्राइबर हूँ और मैं इनका बहुत ही धन्यवाद देता हूँ कि ये आगे भी इसी तरीके से आम जनता की आवाज़ उठाते रहें। और हम भी वकील होने के नाते उसी कड़ी का एक हिस्सा हैं। 13 अगस्त को माननीय दिल्ली के एलजी साहब ने एक नोटिफिकेशन पास करा। उस नोटिफिकेशन में उन्होंने ये डिक्लेयर करा कि दिल्ली के जितने पुलिस वाले हैं, दिल्ली के जो जितने भी थाने हैं, वो वहाँ से अपनी गवाही कर सकते हैं। ये जो नोटिफिकेशन है, ये एक जन विरोधी नोटिफिकेशन है। ये नोटिफिकेशन आम जनता के ख़िलाफ़ है। ये नोटिफिकेशन साधनगर न्यूज़ जैसे जो प्रेस रिपोर्टर्स हैं, कपिल भाई जैसे, उनके ख़िलाफ़ है। क्योंकि अमूमन मैंने देखा है कि कोई भी अगर जितने भी जो विसल ब्लोअर हैं या जो सच्चे पत्रकार हैं, उन पे पुलिस वाले, दिल्ली पुलिस वाले उन पे झूठे मुकदमे दाखिल कर देते हैं। तो उनके पास बचने का सिर्फ एक ही रास्ता होता है कि वो उनकी आवाज़ माननीय न्यायालय के सामने उठाई जाए, उनका वहाँ पे एक निष्पक्ष उनको न्याय दिलाया जाए। तो अब मुझे लगता है कि जब ये नोटिफिकेशन पास हो जाएगा तो इसकी उम्मीद भी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी और दिल्ली पुलिस के लोग झूठे केस बनाया करेंगे और ये आम जनता के सख्त खिलाफ़ है, ऐसा मेरा मानना है। और इसके लिए दिल्ली की जो बार एसोसिएशंस हैं, उनकी कोऑर्डिनेशन कमेटी है, उन्होंने माननीय एलजी साहब से भी मीटिंग करी। उसके बाद उनकी लास्ट मीटिंग 2 सितंबर को माननीय अमित शाह जी से हुई, तो जिसमें उन्होंने उन्हें आश्वासन दिया कि जल्द ही वो इस नोटिफिकेशन को वापस ले लिया जाएगा और कोई भी दिल्ली के किसी भी थाने में किसी भी पुलिस वाले की कोई भी गवाही नहीं होगी। इस आश्वासन के साथ हमारी जो कोऑर्डिनेशन कमेटी है, उन्होंने अपना आंदोलन वापस लिया। लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि कल स्पेशल कमिश्नर ऑफ पुलिस ने फिर एक नोटिफिकेशन जारी करा और उस नोटिफिकेशन से ये साफ़ हो गया कि माननीय अमित शाह जी ने हमारी कोऑर्डिनेशन कमेटी को पूरी तरीके से गुमराह करा था। या जो हमारी कोऑर्डिनेशन कमेटी है, उसने हम वकील बंधुओं को और आम जनता को गुमराह कर दिया। अब इस डिटेल में जाने की वजह हमें आगे की रणनीति डिसाइड करनी होगी और फ़िलहाल फिर से कोऑर्डिनेशन कमेटी ने निर्णय लिया है कि आने वाले सोमवार से फिर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पे हम लोग जा रहे हैं और हमारी हड़ताल तब तक जारी रहेगी जब तक कि दिल्ली की जनता को न्याय न मिल जाए। हाँ जी। तो यह आपने सुना वकील साहब नितिन उपाध्याय जी ने क्या बोला। तो मैं अपनी राय बताता हूँ। जो पुलिस वाले होते हैं, पुलिस वालों को देखकर आम जनता घबरा जाती है, जबकि पुलिस वाले आम जनता की जान माल और सुरक्षा के लिए होती है। तो पुलिस वालों को देखकर, उनकी वर्दी को देखकर आम जनता क्यों सहम जाती है? मतलब इसका साफ है, पुलिस वाले गलत हैं। ये तो सबको पता है कि अगर पुलिस वाले कुछ गलत करते हैं तो उसके बाद हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सेशन कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, लोग यहाँ पर गुहार लगाते हैं, यहाँ पर इनको न्याय मिलता है। अगर जैसा कि नितिन जी ने बताया कि नोटिफिकेशन जो जारी की गई है, थानों में गवाही हो सकती है, वहीं पर सब कुछ निपटारा हो सकता है। तो एक तो दिल्ली पुलिस, क्या सारी पुलिस, आए दिन कोई ना कोई खबर आती रहती है, आज ये एसएचओ सस्पेंड हुआ, आज वो एसएचओ सस्पेंड हुआ। क्यों सस्पेंड होते हैं? ये रिश्वत के। दिल्ली पुलिस तो सबसे ज़्यादा रिश्वतखोर है, सबसे ज़्यादा भ्रष्ट है। अब पहले के हिसाब से हम चले तो पहले क्या था, पुलिस थाने में अगर कोई भी गवाही दी जाती है तो वह गवाही कोर्ट में मान्य नहीं होती। लेकिन इस नई नोटिफिकेशन के हिसाब से जो गवाही पुलिस थाने में दी जाएगी, चाहे वह डरा कर, धमका कर, कैसे भी ली जाए, वो मान्य होगी।
दूसरा, अगर कोई सच में ऐसा थाने में ऐसा केस आता है जो क्राइम किया होता है, तो पुलिस वाले तो रिश्वत लेने माहिर है, ये तो जग जाहिर है। दिल्ली पुलिस के बारे में किसी से छुपा नहीं है। वो उससे 4-5 लाख रुपए जितने भी बनते हैं उनसे लेके अपने वहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं और वह आगे कोर्ट में कर सकते हैं। तो ये पूरी तरह से अन्याय होगा। पुलिस वाले अपनी मनमानी करेंगे। ये आप अपने दिल से पूछ के बताइए। जब भी आम जनता पुलिस को देखती है तो उनके अंदर ये भावना आनी चाहिए, हाँ ये पुलिस वाला मेरे साथ खड़ा है, ये मेरी रक्षा के लिए, मेरी सुरक्षा के लिए है। लेकिन आजकल क्या है, पुलिस को देख के जनता सहम क्यों जाती है, डर जाती है। क्यों? क्योंकि पुलिस वाले क्या है, जो सही आदमी होता है उससे भी किसी न किसी तरह डरा कर, धमका कर, कैसे भी अपनी वर्दी के रुबाब के दम पर उससे पैसे ऐंठने का काम करती है। मेरे हाथ में मेरे देश का संविधान है। हमारे देश का जो संविधान है हमें वो क्या क्या अधिकार देता है यह सभी लोगों को नहीं पता, लेकिन हमारे देश का संविधान है कि जो हमें स्वतंत्रता का अधिकार और जो हमारी मूलभूत ज़रूरतें हैं उनका अधिकार, बोलने का अधिकार, ये सब देता है। तो ये एक तरह से संविधान का अपमान है। लेकिन अब ये नए नोटिफिकेशन के बाद कोर्ट का क्या मतलब रह जाएगा? एक तरह से पुलिस वालों की गुंडागर्दी हो जाएगी। वो पहले से ही बेलगाम थे, अब वो और बेलगाम हो जाएंगे, लोगों को डराएंगे, धमकाएंगे। चलिए मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण बताता हूँ। जो ये सड़क के किनारे खोपचे लगे रहते हैं, पान बीड़ी के, डोसे के, बर्गर के, जो भी लगे रहते हैं, आपको पता है। लेकिन पुलिस वाले इनसे 400-500 रुपये महीना लेते हैं, जो मैंने अपने साथनगर न्यूज़ पे डाली हुई है। क्या ये भ्रष्टाचार नहीं है? और एक अपने दिल से पूछ के बताइए, जब एक 80,000 रुपये कमाने वाला आदमी एक 500 रुपये कमाने वाले से 300-400 रुपये मांगता है तो उसकी आत्मा कहाँ मर जाती है? आजकल अगर जो लोग कहते हैं कि मैं पुलिस में नागरिकों की रक्षा करने के लिए, देश सेवा के लिए भर्ती हुआ हूँ, टोटली बकवास, गलत है ये। आजकल लोगों ने पुलिस में शामिल होने का मतलब धंधा बना लिया। पुलिस में शामिल हो, जितनी सैलरी है, 50,000 रुपये सैलरी है तो इसके 3 गुना ऊपर की कमाई होगी। ये सच्चाई है, मानो या ना मानो। जानते सब है लेकिन बोलता कोई नहीं है। पुलिस में कोई भर्ती नहीं होता देश सेवा के लिए। 1 या 2% लोग शामिल होते होंगे, हद से हद 5% शामिल होते होंगे। पुलिस वाले क्या और दूसरे विभाग में जितने भी उच्च अधिकारी अपने आप को मसीहा समझते हैं, खलीफा समझते हैं। आम जनता फ़ोन करते तो फ़ोन नहीं उठाते। किसी को फ़ोन करेंगे पुलिस वाले, हाँ जी थाने आ जाइए। मैं बताता हूँ आपको, पुलिस वाले अगर फ़ोन करते हैं हाँ जी थाने आ जाइए, जनता डर जाएगी, पता नहीं क्या हो गया, मेरे को क्यों थाने बुलाया है। लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर आपके पास पुलिस थाने से ऐसा कोई फ़ोन आए ना, आप थाने बिल्कुल मत जाइए। मैं अब आपको कानून के तरीके से बताता हूं। अगर आपके पास थाने से कहीं फ़ोन आता है, कोई ज़रूरत नहीं थाने जाने की। पहले उसका नाम पूछिए, उसका डेजिग्नेशन पूछिए, कौन से थाने में बुला रहे हैं, किस केस के सिलसिले में बुला रहे हैं। जैसा मैंने आपको कहा, अगर आपके पास पुलिस थाने से फ़ोन आता है और वह आपको थाने बुलाते हैं, जैसा कि हमारी जनता डर जाते, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। पहले उसका नाम पूछे, एड्रेस उसका नाम पूछे, डेजिग्नेशन पूछे, कौन से थाने से बोल रहे हैं ये पूछे, किस केस के सिलसिले में बुला रहे हैं ये पूछे, और उसको बोलिए कि मेरे पास मेरे घर पर 41A CRPC नोटिस भेज दीजिए। जी हाँ, जैसे ही आपके पास पुलिस थाने से फ़ोन आता है तो आपको जाने की ज़रूरत नहीं है थाने में, बिल्कुल मत जाइए। उसको बोलिए मुझे 41A CRPC नोटिस घर भेजिए, तब मैं आऊँगा। इससे पुलिस वाले डरेंगे। क्यों, कैसे डरेंगे? उनको पता लग जाएगा कि जिस बंदे को इन्होंने फ़ोन किया है वो बंदा कोई मामूली नहीं है, बंदे को कानून की पूरी नॉलेज है। हालांकि जो मैंने आपको ये बताया ये याद रखना मुश्किल है, लेकिन दोबारा बताता हूँ, कोई भी थाने से फ़ोन आता है उसका नाम पूछिए, उसकी डेजिग्नेशन पूछिए, थाना पूछिए, किस केस के सिलसिले में बुला रहे हैं ये पूछिए, और पहले मेरे घर 41A CRPC का नोटिस भेजिए, फिर मैं आऊँगा, वरना जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक और बात,
अगर कहीं पर क्राइम होता है, कहीं पर कोई मारपीट हो रही हो, कुछ भी आपके क्षेत्र में, इलाके में, कॉलोनी में हो रहा हो, वहाँ पुलिस वाले कभी टाइम पर नहीं आएंगे। लेकिन अगर कहीं पर जागरण हो रहा हो, शादी हो रही हो, टेंट लगा हुआ हो, वहाँ पुलिस वाले पहुँच जाते हैं। वहाँ पुलिस वाले पहुँच जाते हैं क्योंकि वहाँ उनसे पैसे मिलने के वो रहते हैं। क्या भाई आपने परमिशन ली क्या, आपने ये वहाँ थाने से परमिशन ली, आपने SHO को बताया क्या, 10 लाइनें बताते हैं। लेकिन आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर पालम विधानसभा की तो मैं गारंटी लेता हूँ और ये नितिन भाई गारंटी लेते हैं, आपके पास कोई भी पुलिस वाला आता है और आपको लगता है मुझे गैर कानूनी तरीके से तंग कर रहा है, तो शादनगर न्यूज़ कपिल परशुराम आपके साथ हैं। और नितिन भाई जो एडवोकेट है द्वारका कोर्ट में, ये खुद बताएंगे ये किस तरह से फ्री में, मुफ्त में आपकी मदद करेंगे। पहले तो मैं कपिल जो हमारे भाई हैं इनकी बात से पूरी तरीके से सहमत हूँ। इन्होंने जो बात रखी है, अगर वो बिल्कुल जनता की जो दिल की बात है वो रखी है। हालांकि लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से जो इन्होंने बात रखी है, कुछ सेक्शंस जैसे कि इन्होंने 41A का CRPC का बताया, अब वो बदल के 35(3) से 35(6) तक हो चुका है हमारी भारतीय BNSS में। तो हम लीगल पेचीदगियों में ना जाते हुए मैं पूरी तरीके से कपिल भाई जी का समर्थन करता हूं। और मैं इस दिल्ली में कोई भी रिपोर्टर है या कोई भी विसल ब्लोअर है या आम जनता, अगर किसी के लिए कभी भी कोई अन्याय होता है तो मैं और मेरे वकील बंधु हमेशा उनके साथ कंधे से कंधा मिला के लड़ने के लिए तैयार खड़े हैं। सुन लीजिए अपना, जैसा नितिन भाई ने कहा, ये और इनके वकील और इनकी पूरी टीम, अगर पालम में किसी भी जनता के साथ अन्याय होता हो, गलत होता हो, तो घबराए नहीं। शादनगर न्यूज़ को बताएं, मुझे बताएं, नितिन भाई को बताएं। नितिन भाई मुफ्त में, फ्री में आपकी मदद करेंगे। और मैं एक बात और कहना चाहूँगा वीडियो के लास्ट में, मतलब ये हमारा देश में भी कैसा सिस्टम हो गया है, कैसी सरकार है। मतलब कुत्तों को लिया हुआ कानून वापस हो जाता है और जो जनता के खिलाफ है, आम जनता के खिलाफ है, जन विरोधी कानून है, वापस नहीं होता। और दूसरी बात, जब सुप्रीम कोर्ट देश के संविधान के 4 स्तंभ हैं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और ये मीडिया, तो जब सर्वोच्च न्यायालय कोई नोटिफिकेशन जारी करता है और उसका पुरजोर विरोध होता है वकीलों के द्वारा, तो उसमें होम मिनिस्ट्री के इंटरफेयर की क्या ज़रूरत थी। ये तो एक तरह से सरासर तानाशाही होगी, गुंडागर्दी होगी। भाई सर्वोच्च न्यायालय को अपना काम करने दीजिए। आप सर्वोच्च न्यायालय के काम के बीच में क्यों आ रहे हैं? क्यों ऐसे किया ना होम मिनिस्टर ने? नहीं, ये जो पूरा अगर हम इसे सिलसिलेवार तरीके से समझाना चाहें तो ये बहुत ही एक बड़ा एपिसोड है और उसको समझाने में और कानूनी पेचीदगियों में जाने में बहुत टाइम लग जाएगा। तो मेरा तो अभी ये कहना है कि जो हमारे माननीय जो गृह मंत्री हैं, उन्होंने जो झूठा आश्वासन दिया है वकीलों को, वो बहुत ही दुखदाई है। कल तक तो हम सिर्फ सारे दिल्ली के जितने वकील हैं वो सिर्फ LG साहब को बुरा भला कह रहे थे, लेकिन आज ये साबित हो गया है कि ये जो सारा का सारा काम है ये सिर्फ माननीय अमित शाह जी का करा धरा है। क्या डर है उनको, मुझे समझ में नहीं आता। क्या डर है मेरे दिल्ली पुलिस के सिपाहियों को निष्पक्ष जांच कराने में? क्या डर है मेरे दिल्ली पुलिस के सिपाहियों को कि कानून कोर्ट में आने में? क्या डर है उन्हें एक हमारे माननीय जज के सामने गवाही देने में? आखिर उनको किस बात का डर है, ये मेरे समझ से परे है। तो नितिन जी, मेरा कुल कहने का मतलब ये है कि सारा किया धरा जो पीछे से चल रहा है, सिस्टम जो ऑपरेट हो रहा है, वो अमित शाह जी के उस पर हो रहा है। तो जैसा मैंने कहा कि अमित शाह जी इसमें इन्वॉल्व है, अमित शाह जी को क्या जरूरत थी इसमें आने की? सर्वोच्च न्यायालय अगर कोई फैसला लेता है और उसको जब देखता है आम जनता उसके खिलाफ है, पूरी वकील लॉबी उसके खिलाफ है, उसको अगर वापस लेता है तो क्या जरूरत है अमित शाह को बीच में आने की? दूसरा, ये देश की विडंबना है। देश की विडंबना देखिए आप, जो कुत्ते के खिलाफ कानून पास होता है उसको तो वापस ले लिया जाता है, और जो आम जनता के खिलाफ कानून पास होता है उसको वापस नहीं लिया जाता। अब एक बात सोचिए, अगर ये कानून जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है इसके विरोध में अगर सारी वकील लॉबी, अभी तो मैं दिल्ली की बात कर रहा हूँ, दिल्ली की सारी वकील लॉबी, सेशन कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, यहाँ तक कि जज भी अगर एक साथ इस आंदोलन में शामिल हो गए, धरने पर बैठ गए, तो कोर्ट कौन चलाएगा? कोर्ट कौन चलाएगा? क्योंकि जो न्याय दिलाने का काम होता है इन वकीलों का होता है। जब इनको लगता है कि यह गलत हो रहा है
और एक या दो नहीं, पूरी लॉबी खड़ी हो गई है, वकील की लॉबी पूरी खड़ी हो गई है सिस्टम के खिलाफ। इसका मतलब सिस्टम गलत कर रहा है, सिस्टम को वह वापस लेना होगा, अन्यथा फिर इसका परिणाम जो होगा वह आम जनता को भी भुगतना पड़ेगा, सिस्टम को भी भुगतना पड़ेगा। और लास्ट में एक बात और आप बताइए, आप सभी के बच्चे होंगे, आप भी नौकरी करते होंगे, यहाँ पर एक क्लर्क की नौकरी लगने के लिए, एक 10-15 हज़ार की नौकरी लगने के लिए कम से कम 12वीं या ग्रेजुएट होना तो ज़रूरी है। यहाँ ग्रेजुएट लड़के भी बेरोज़गार घूम रहे हैं, उनको नौकरियाँ नहीं मिल रही, इवन पोस्ट ग्रेजुएट लड़के बेरोज़गार घूम रहे हैं। तो ये जो सरकार उल्टे सीधे कानून में तिगड़मबाजी में लगी हुई है, ये अगर कानून बनाना है ना, मैं देता हूँ 2-3 कानून। एक जो रेप और बलात्कार के होते हैं ना, उस पर एक फांसी की सज़ा दीजिए। कानून में बदलाव करने हैं ना, मैं देता हूँ जो रेप और बलात्कार होते हैं उस पर फांसी की सज़ा दीजिए। और मैं ये भी जानना चाहता हूँ आम जनता इस बारे में क्या सोचती है। जो रेप बलात्कार है उस पर फांसी की सज़ा दीजिए। और जो आदमी अपनी वाइफ को दहेज के लिए प्रताड़ित करता है, उसको उसके घर वालों को प्रताड़ित करता है कि दहेज की मांग करता है, उसके खिलाफ भी फांसी की सज़ा होनी चाहिए। मैं वकील साहब से पूछता हूँ, क्या आप मेरी बात से सहमत है? अगर कानूनों में फेरबदल करना है तो ये कानून पास कीजिए ताकि आम जनता को इससे फ़ायदा हो, ताकि जो आम आदमी होता है, आम नागरिक होता है, आम बाप होता है, अपनी बेटी की शादी कहीं पर करता है तो वह बेफिक्र होकर चैन की नींद सो सके कि हाँ मेरी बेटी वहाँ सुरक्षित है, उसको वहाँ दहेज से प्रताड़ित नहीं किया जाएगा। और जो लड़कियाँ बाहर नौकरी पर जाती हैं, जॉब पर जाती हैं, वहाँ अगर एक कानून पास हो जाता है कि रेप और बलात्कार किसी ने किया उसको फांसी की सज़ा होगी, तो वह भी अपने निडर होकर अपनी जॉब पर, अपने काम धंधे पर आ जा सकती। क्या आप मेरी बात से सहमत हैं? कपिल जी, बहुत हद तक जो आपने बात कही है मैं उससे सहमत हूँ, क्योंकि जो आपने बात करी है वो बिल्कुल सही करी है। आज अमित शाह जी को देखना चाहिए कि हमारे देश में बहुत मुद्दे हैं, जैसे कि जो आपने अभी उजागर करे, इन मुद्दों पे ध्यान देने की बजाय वो लोगों का ध्यान भटकाना चाहते हैं। अब जो आपने बताया कि जो हमारी माताएं हैं, बहनें हैं, उनके साथ जुल्म होता है, एक शरीफ इंसानों के साथ जुल्म होता है, तो उनमें क्या होता है, अमूमन देखा गया है कि जो पुलिस के लोग हैं वो उसमें गलत लोगों के साथ मिलके अपनी गवाही बदल देते हैं या ऐसा केस लेके आते हैं जो कि समाज विरोधी होता है। हमारा कहना भी यही है कि और सिस्टम को सुधारने के लिए बहुत जगह हैं, हमें उन पे काम करना चाहिए। आप आइए, हमारे वकील बंधुओं के साथ मिलके हम काम करेंगे और न्याय प्रणाली को और बेहतर तरीके से चलाने के लिए काम करेंगे। अभी आप जो काम कर रहे हैं वो सिर्फ एक जन विरोधी है, वो एक छलावा है। और मैं हमारे जो दिल्ली के कमिश्नर साहब हैं और प्रशासन जो भी है उनको मैं और सुझाव देता हूँ। 2 सुझाव मैंने दे दीजिए कि रेप और जो बलात्कार करते हैं उनके खिलाफ फांसी की सज़ा हो, और जो ये दहेज की मांग करते हैं, अपनी बहुओं को प्रताड़ित करते हैं, जो उनके खिलाफ फांसी की सज़ा हो। तो ये जो 2 ऐसे कानून हैं इनमें आप फेरबदल कीजिए, इनमें नोटिफिकेशन जारी कीजिए। कोई वकील भाई, कोई वकील लॉबी आपके खिलाफ खड़ी नहीं होगी। उसके बाद अपने जो ये SHO साहब है दिल्ली में, मेरे 70 एक थाने होंगे, 70 थाने हैं, 70 विधानसभा है, विधानसभा 70 है, तो 70 एक थाने होंगे और विधानसभा का एक थाना तो होता ही है। तो सबसे पहले आपके जितने SHO हैं ना, अगर पढ़े लिखे हैं, उन अपने सभी SHO को बोलिए कि आम जनता को अपनी छोटी से छोटी समस्या के लिए थाने ना आना पड़े, वह फ़ोन उठाएं। दूसरा, उन सबको बोलिए सोशल मीडिया पे एक्टिव होने के लिए। मैंने पहले भी ट्वीट किया था जो दिल्ली पुलिस के कमिश्नर थे कि अपने SHO जो दिल्ली में SHO उनमें से मुश्किल से 10 या 15 SHO ट्विटर पे एक्टिव हैं, उनको बोलिए ट्विटर पे एक्टिव रहें, ताकि जनता अगर थाने ना आ सके तो अपने वहाँ ट्वीट करके ऑनलाइन उनको अपनी शिकायत बता सके। कोई आदमी शिकायत करना चाहता हो लेकिन अपना नाम गुप्त रखना चाहता हो तो वह ट्विटर के ज़रिए कर सके। तो ये चीज़ें हैं जिन पे फेरबदल किया जा सकता है, जिनमें सुधार लाया जा सकता है। और सबसे बड़ी और अहम बात, अपने SHO को वो दीजिए कि अपनी टीम को ब्रीफ करें, अपनी टीम में विश्वास पैदा करें, ताकि उनकी टीम वाले जो थाने में है, कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, ASI, SI, ताकि वो जनता के साथ मिलकर रहें, जनता में भावना पैदा करें, जनता को विश्वास दिलाएं कि पुलिस उनके साथ है, उनकी मदद करने के लिए है, ताकि वह लोग पुलिस की वर्दी को देखकर, पुलिस वालों को देखकर भयभीत ना हो, डरे ना हो। क्योंकि एक कड़वा सत्य है, आप माने या ना मानिए, पुलिस आम जनता लोकल गुंडों से ज़्यादा पुलिस वालों से डरती है, ये कड़वा सत्य है। दूसरा,
अपने थाने के एसएचओ को बोलिए, अपने थाने के एसएचओ को बोलिए कि जो पेट्रोलिंग है वो पेट्रोलिंग डेली होनी चाहिए, हर विधानसभा में हर गली में पेट्रोलिंग होनी चाहिए। इससे क्या होगा, चोरी रुकेगी, असामाजिक नहीं होंगे। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं, मुद्दे हैं जिनमें आप फेरबदल करेंगे, आम जनता को फ़ायदा होगा और जो हमारा सिस्टम में भी सुधार होगा। लेकिन आप बेमतलब के नोटिफिकेशन जारी करके ना तो वकीलों का टाइम ख़राब कीजिए, ना आम जनता को परेशान कीजिए। तो इसलिए ये जो मैंने सुझाव दिए हैं, इन सुझावों पे काम कीजिए। अपने एसएचओ को बोलिए, अपनी टीम को ब्रीफिंग दे, उनको हर महीने ब्रीफ करें कि आम जनता में विश्वास पैदा करें कि हम उनके साथ हैं। जब वो प्यार से बोलेंगे और आम जनता के बीच सामंजस्य स्थापित करेंगे, तभी दिल्ली पुलिस की छवि सुधरेगी। और अपने ये जो थाने के एसएचओ हैं, वह अपनी टीम को स्पेशली ये बोले कि ये दिल्ली पुलिस वाले जो भी कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल जो भी होते हैं, ये तू तड़ाक से बात करना बंद कर दें। देखो भाई, जैसा बोओगे वैसा पाओगे, बोया बीज बबूल का तो फूल कहाँ से पाओगे। कानून में इसका भी प्रावधान है, धारा 92, धारा 99। इसमें क्या है, कोई पुलिस वाला किसी पर हाथ उठाता है, जी हाँ, कोई पुलिस वाला अगर किसी पर हाथ उठाता है बिना मतलब गैर कानूनी, तो यह हमारे देश का कानून हमें उस आदमी को अधिकार देता है कि वह अपनी आत्मरक्षा के लिए, सेल्फ डिफेंस के लिए वह भी उस पुलिस वाले पर हाथ उठा सकता है। क्या मैं सही कह रहा हूँ? बिल्कुल क्या कहते हैं कपिल जी, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। आपकी बात में मैं ऐड करना चाहता हूँ कि 8 तारीख को जितने भी हमारे वकील बंधु हैं, वकील भाई हैं, आम जनता की लड़ाई के लिए सड़कों पे उतरेंगे और लोकतांत्रिक तरीक़ों से अपनी बात रखेंगे। अगर किसी भी दिल्ली पुलिस के सिपाही ने, जो पहले तो ये अंग्रेज़ों के ग़ुलाम थे और अब ये अब ये जो सरकारें बन रही हैं लोकतांत्रिक, उनके कहनों पे चलते हैं। अगर इन्होंने किसी भी वकील बंधु के साथ या मेरे किसी भी वकील साथी के साथ उनके साथ बदतमीजी करी और उनके साथ उन्होंने हाथापाई करने की कोशिश करी, तो पलटवार होगा। जैसे कि आपने बताया कि सेल्फ़ डिफेंस में हमें भी ये हक़ होना चाहिए कि हम भी पलटवार कर सकें। अभी सिर्फ हम अपनी बात रख रहे हैं, हम चाहते हैं, हमने बार बार आपसे अपील करी है, रिक्वेस्ट करी है माननीय गृह मंत्री साहब से भी, और अब हम लोकतांत्रिक तरीक़ों से अपनी लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन अगर किसी भी पुलिस वालों ने कोई भी गलत हरकत करी, किसी भी वकील के साथ हाथापाई करने की कोशिश करी या कुछ असामाजिक तत्वों को वकीलों की ड्रेस में भेज दिया और वहाँ पे किसी भी तरीके से आंदोलन को भ्रमित करने की कोशिश करी, तो ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सुना जी आपने। इसलिए अगर कोई पुलिस वाला आपसे तू तड़ाक से बात करता है, ये गैर कानूनी, आप हमें बताइए, वीडियो पे आप कमेंट कीजिए इस पुलिस वाले ने मेरे साथ तू करके बोला। जी हाँ, अगर सिर्फ आपको तू करके बोलता, आपका आत्मसम्मान को, आपके सेल्फ रेस्पेक्ट को चोट पहुँचती है, उस पर भी एक धारा है, वो धारा लगेगी। दूसरा, अगर कोई पुलिस वाला आपको गैर कानूनी तरीके से हाथ छोड़ता है, जैसा अक्सर ये जो सब्जी ठेले वाले होते हैं, गरीब मोची, इन पर हाथ छोड़ता है, माँ बहन की गंदी गालियाँ देता है, तो उस पर भी एक्शन होगा। उसके लिए भी अलग धारा है, उसमें आप पुलिस वाले पे पलटवार कर सकते हैं। ये देश का संविधान बोलता है, ये देश का संविधान बोलता है कि हम अपने सेल्फ डिफेंस में पुलिस वाले पर भी हाथ उठा सकते हैं। पुलिस की वर्दी पहनने का ये मतलब नहीं है कि आपको कुछ भी करने का अधिकार है। और एक बात और बता दूं, ये जो भी राज्य सरकार है, प्रशासन है, सिस्टम है, ये वकील भाई हैं जो अभी तक शांतिपूर्ण कर रहे थे, शांति से अपनी बातें रख रहे थे। ये जग जाहिर है, अपने पुलिस वालों से पूछ लेना। साफ बोलता हूँ, साफ कहने से सुखी रहना। अगर ये वकील भाई, वकील लोग भी अपने वाले पे आ गई ना, वकीलों से बड़ा गुंडा कोई नहीं मिलेगा। ये मत सोचना सिर्फ होम मिनिस्टर ही हैं। अमित शाह जी गरम खून है ये, और ये सबको पता है। अगर वकील अपने वाले पे आ गए ना, वकीलों से बड़ा गुंडा कोई नहीं होता। इसलिए जो नोटिफिकेशन जारी की गई है, इससे पहले कि ये वकील लोग भी कुछ करें, ये नोटिफिकेशन अपनी वापस लीजिए। इसी के साथ मैं हाँ, ये एक बात और ऐड करना चाहेंगे। जितने भी हमारे वकील बंधु हैं, हम जनता के, ये जो लड़ाई है, ये जनता की लड़ाई है, ये संविधान की लड़ाई है। हम देश के सिपाही हैं, देश के संविधान के हम रक्षक हैं। हम उन लोगों के लिए गुंडे हैं जो देश को संविधान के अनुसार चलाना नहीं चाहते हैं, जो अपनी मनमानी करना चाहते हैं। तो वकील बंधु हमेशा से उन लोगों की आंखों में किरकिरी बनते हैं, उन लोगों को बुरे लगते हैं जो लोग हमेशा
देश को अपने मनमाने तरीके से तानाशाही से चलाना चाहते हैं। इसी बात के साथ मैं अपनी बात ख़त्म करना चाहूँगा। जी हाँ, बिल्कुल, मेरा कहने का मतलब यही था, अगर ये नोटिफिकेशन वापस नहीं लिया गया जो कि गैर कानूनी है, जन विरोधी है, तो वकीलों से बड़ा गुंडा कोई नहीं होगा। फिर इसका अंजाम जो होगा वह फिर प्रशासन को भुगतना पड़ेगा। उसका जिम्मेदार प्रशासन होगा, अमित शाह होगा, क्योंकि यह नोटिफिकेशन उन्होंने जारी किया है। बाकी जैसी आपकी मर्जी, आगे देखते हैं। मेरा न्यूज़ चैनल जनता के साथ है, संविधान के साथ है और अपने वकील भाइयों के साथ है। धन्यवाद।